Hello everyone. Welcome to our second section of the chapter Life Processes, that is respiratory system. So let's start with today's class. आज हमें रेस्पिरेशन समझना है, पर रेस्पिरेशन पे जाने से पहले एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो हर कोई करता है. एक टर्म है ब्रीदिंग और एक टर्म है रेस्पिरेशन. अगर किसी से फर्स्ट टाइम पूछा जाए कि बेटा रेस्पिरेशन क्या होती है, आप बोलते हैं सांस लेना, मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. नो, ये आंसर रॉन्ग है. जब भी हम इनहेल या एक्सहेल आउट करते हैं, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं, रेस्पिरेशन नहीं बोलते. तो अब रेस्पिरेशन होती क्या है? देखो, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का स्टेप नंबर 1 है. अगर आप ब्रीदिंग ही नहीं करेंगे तो रेस्पिरेशन अकर नहीं हो पाएगी. बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने डाइजेशन वाले पोर्शन में ये बात कवर अप की है कि आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, वहां पे जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन कंप्लीट हो गई थी, तो उसने वो सारा फूड विलाई की हेल्प से एब्जॉर्ब करवा दिया था ब्लड स्ट्रीम के अंदर. अब वो जो खाना ब्लड स्ट्रीम में घुल गया है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. वहां से वो फूड पहुंच जाता है बॉडी के सेल्स के पास. ठीक है, तो सेल के पास एक चीज पहुंची है, दैट इज फूड. फूड का बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्म आप यहां बोलेंगे, दैट इज ग्लूकोज. अगर प्रोटीन है तो अमीनो एसिड, फैट्स हैं तो फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल की फॉर्म में वो खाना अब पहुंच चुका है सेल के पास. अब दूसरा सिस्टम, दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं तो उस समय जो ऑक्सीजन गैस है, हम बाकी गैसेस से उस ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं और ये ऑक्सीजन भी पहुंच जाती है सेल के पास. अब सेल के पास दो चीजें पहुंच गई. फर्स्ट पहुंच गया आपका फूड, जो बिल्कुल सिंपल फूड था, और सेकंड पहुंच गई ऑक्सीजन. अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे. रिएक्शन कैसे, आप समझिए, C6H12O6 दैट इज अ सिंपल फूड, प्लस इसमें हुई ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. देखो, कार्बन आया ग्लूकोज वाले यूनिट से और यहां से इसने ऑक्सीजन लिया, बनाया CO2. इसके साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलता है, प्लस यहाँ पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. तो ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये क्यों रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी में? देखो, एक तो ये सेल्स में हो रहा है. क्लास 9th याद होगी तो उसमें ध्यान होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनेली सेल के अंदर होता है, जिसका काम होता है एनर्जी को प्रोडक्शन करना. तो ये वही हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है. नाउ एनर्जी बन गई, अब इस एनर्जी का करोगे क्या? सारा दिन काम करोगे ना, पढ़ोगे, टीवी देखोगे, फोन चलाओगे, रील्स देखोगे, सब कुछ करोगे. हर चीज के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है डिफरेंट टास्क करने के लिए. और साथ ही साथ अगर बॉडी में कोई सेल या टिश्यू डैमेज हो गया है, उसके रिपेयरिंग के लिए भी वो एनर्जी यूज में आती है. ठीक है, हमें पता नहीं लगता, बहुत बार हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो बनते और टूटते रहते हैं. तो ये अपने आप ही बॉडी का मैकेनिज्म है कि रिपेयर ऑफ टिश्यूज, वेयर एंड टेयर ऑफ टिश्यूज को करने का काम आपकी एनर्जी जो प्रोवाइड कर रही है, उससे ये काम हो पाता है. ठीक है, तो आगे से अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आप उसे ये बोलेंगे कि जब खाना, सिंपल फूड, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलके सेल पे जाता है और वहां जाके वो एनर्जी बनाता है, सो द प्रोडक्शन ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग इज ओनली इनहेल एंड एक्सहेल. तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर तुमने ब्रीदिंग ही नहीं करी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी. तो ब्रीदिंग इज स्टेप नंबर 1 दैट इज परफॉर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, अब इसकी हम कुछ इक्वेशंस के ऊपर आते हैं और ये समझते हैं कि क्या डिफरेंट कंडीशंस में रेस्पिरेशन अकर हो पाता है. तो रेस्पिरेशन बेटा दो तरीके का होता है. पहला जो इसका वे है, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक respiration, and the second one is called as anaerobic respiration. सिंपल टर्म्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जहां पर तुम्हें ऑक्सीजन भर के बहुत सारी एक्सेस में मिलता है, और वो जब रेस्पिरेशन कराता है बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी या तो नहीं होती, या फिर ऑक्सीजन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा लेस क्वांटिटी में पाया जाता है. फिर भी रेस्पिरेशन हो जाएगा, बट एनर्जी का प्रोडक्शन इस केस में थोड़ा सा
कम होता है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कि कितना होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन में, आपने जो पिछली स्लाइड में देखा कि सबसे पहले ग्लूकोज लिया था, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया था। तो जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो बेसिकली ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 6 हैं। तो ये ग्लूकोज स्टेप नंबर 1 में ब्रेक होता है। कहां पे? आपकी सेल के साइटोप्लाज्म में। कौन है साइटोप्लाज्म? अगर मैं बोलूं ये सेल है, तो सेल के अंदर ये जो लिक्विडी पोर्शन प्रेजेंट था, जो खाली स्पेस थी, उस जगह को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जब आपका फूड ब्लड लेकर आया उस खाने को, ग्लूकोज को, इसने इसको सेल को दिया, तो ये साइटोप्लाज्म का जो एरिया है वहां पे ये ब्रेक हो जाएगा इनटू पायरुवेट। और पायरुवेट के अंदर 6 कार्बन नहीं होते, अब यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं। तो एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो वेरी करेंगे कंडीशंस के हिसाब से। पहला है कि अगर ये प्रोसेस ईस्ट के अंदर अकर हो रही है, तो ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रेस्पिरेशन करता है, बट इसे ऑक्सीजन की अमाउंट नहीं चाहिए होता, इसे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। तो आप यहां लिखेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस केस के अंदर ये पायरुवेट ब्रेक हो जाता है इनटू इथेनॉल। अब इथेनॉल में टोटल कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे एग्जाम में ये पूछती हूँ कि मुझे ईस्ट के अंदर रेस्पिरेशन बता दो, तो आप सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें आप ग्लूकोज से पहले पायरुवेट बनाएंगे, और पायरुवेट के बाद आप इसके अंदर इथेनॉल का प्रोडक्शन बताएंगे, साथ ही साथ CO2 निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। बट ध्यान रखेंगे इस केस में एनर्जी बहुत लिमिटेड होता है, दैट इज ओनली 2 ATPs ऑफ एनर्जी। ATP आप जानते हैं, ये एनर्जी करेंसी होता है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक में आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा है। तो जैसे हम पैसों को रुपीज में मेजर करते हैं, वैसे एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया मेजर करता है ATP की फॉर्म में। तो कितने ATP एनर्जी दी? इसने सिर्फ 2 ATP एनर्जी दी। रीजन? बिकॉज ऑक्सीजन नहीं थी, तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाई इस केस में। अब आते हैं सेकंड के अंदर। इसको मैं एक डिफरेंट कलर से आपको दिखा रही हूं। अब आपने स्टार्ट यहीं से होना है, खाना तो ग्लूकोज की फॉर्म में ही आ रहा है, साइटोप्लाज्म में पहुंचा, साइटोप्लाज्म में वो ब्रेक हो गया इनटू पायरुवेट, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब अगर ये काम ईस्ट में ना होके आपकी मसल सेल्स में हो रहा है, मान लो आज आप जिम जाके आए हो, या आज आपने बहुत दिनों के बाद कोई नई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की है, बैडमिंटन खेला है, आज बहुत दिनों के बाद मन किया क्रिकेट खेलने चले गए, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी मसल्स पेन करती हैं ऐसे केस में, जब हम बहुत दिनों के बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपकी मसल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन अकर होती है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अकर होती है, हेंस ये भी कैटेगरी एनारोबिक रेस्पिरेशन में आएगी। अब यहाँ क्या होगा? देखो, एब्सेंस नहीं लिखा, यहाँ लिखा लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है पर कम है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी मसल्स को इतना ज्यादा एब्रप्टली यूज कर रहे हो कि सांस ली हुई ऑक्सीजन बहुत जल्दी मसल्स पे नहीं पहुंच पा रही, तो ऑक्सीजन का अमाउंट हो गया लिमिटेड। नाउ व्हाट विल हैपन? अब इथेनॉल नहीं बनेगा, अब यहां बनता है लैक्टिक एसिड। तो ध्यान रखेंगे पायरुवेट भी 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल था, बट ये मसल सेल्स में इसने जो लैक्टिक एसिड बनाया, अगेन वो 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल होता है। यहाँ CO2 नहीं बनती, आप देखेंगे रिएक्शन में प्लस CO2 नहीं है, बट यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगेन बिकॉज यहाँ पे लैक है ऑक्सीजन का, ये एनारोबिक कैटेगरी में आया है, तो ये एनर्जी जो है ये काफी लेस होती है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज जब आपके पास ग्लूकोज है और आपके पास बहुत सारा ऑक्सीजन है। मान लो मैं आराम से बैठी हुई हूं, या आप मुझे आराम से अभी सुन रहे हैं, आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं अपनी। तो आप जब नॉर्मली सांस ले रहे हैं, आपने कुछ खाना खाया है थोड़ी देर के पहले, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये ग्लूकोज जाएगी साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट बनाएगी अपने स्टेप के हिसाब से। बट क्योंकि अब आप आराम से बैठे हैं, कोई ऑक्सीजन का लैक नहीं है, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस अब अबंडेंट में है। तो अब ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ध्यान रखेंगे ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, पिछला काम मसल सेल्स में हो रहा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको ब्रेक करेगी इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी।
अब मैंने आपको जैसे कि बोला कि यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारी है तो एनर्जी भी बहुत सारी प्रोड्यूस होगी, और ये प्रोड्यूस होती है अराउंड 38 एटीपी ऑफ एनर्जी। अब आप देखो 2 एटीपी और 38 एटीपी में कितना फर्क है, ठीक है। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड जब ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और ऐसी रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपसे एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस पूछा जाए तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट डिफरेंस यही होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपकी ऑक्सीजन जो थी वो अबंडेंस में प्रेजेंट थी, बट जब एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने करी उस केस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो या तो एब्सेंट है या उसका लिमिटेड अमाउंट है, ठीक है। दोनों केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड के अंदर हमने सेकंड पार्ट में ये पढ़ा कि जो एनर्जी थी एरोबिक में, बिकॉज बहुत सारा ऑक्सीजन था तो एनर्जी भी बहुत सारी थी जो कि 38 एटीपी के नियरली थी। बट एनारोबिक के अंदर बिकॉज ऑक्सीजन नहीं था या कम था तो एनर्जी लेस होती है जो कि नियरली 2 एटीपी के अराउंड होती है। अगला एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू तो साइटोप्लाज्म में हुई थी बट ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंड हुई थी। मैं आपको एक बार फिर से रिएक्शन दिखा देती हूँ, जो ग्रीन कलर से उसको देखेंगे ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टेप 1 हुआ था साइटोप्लाज्म में जब पायरुवेट बना था, बट उसके बाद जब आपने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिया ये ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी अकर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बट ईस्ट सेल के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था, वहां कोई माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो काम था वो साइटोप्लाज्म में ही अकर हो रहा था। तो ये एक और डिफरेंस का पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन जहां बहुत सारा ऑक्सीजन है वो शुरू हुआ बिगिंस एट साइटोप्लाज्म और वो माइटोकॉन्ड्रिया तक चलता रहता है। बट इन द केस ऑफ एनारोबिक जब ईस्ट की बात आपने करी या फिर आपने मसल सेल की बात करी उस केस के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर काम होगा या माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले नहीं करती है। और इसके कुछ एग्जांपल्स, एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स हम यही करते हैं, ठीक है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं जिन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, वो ये रेस्पिरेशन करते हैं। या फिर ईस्ट आपने एक एग्जांपल पढ़ा, आप इसमें मसल सेल्स भी लिख सकते हैं, मसल सेल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो वो उस समय भी आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में होती है, ठीक है। आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर होगा, एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस और इसके सारे रिएक्शन। ये रिएक्शन आते हैं 3 मार्क्स में लिखने के लिए। ये डिफरेंस आपसे 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ पूछ लिया जाता है कि दोनों में डिफरेंस बता दो और इक्वेशन बता दो, तो आप दोनों क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख पाएंगे। चलिए, अब यहाँ हमने एक बात, एक टर्म हमारे पास सामने आई, दैट इज एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। एटीपी मैंने आपको बताया ये क्या है, एनर्जी करेंसी है सेल की। मैंने अगर आपको 10 रुपीज दिए कि जाओ जाकर अपने लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, लो 10 रुपीज, तो रुपीज करेंसी थी मनी की जो हम इंडिया में यूज करते हैं, ठीक है। अब जब आप अपनी बॉडी के अंदर बात करेंगे कि एनर्जी किस यूनिट में रिलीज हो रही है, दैट यूनिट इज एटीपी, तो इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब एटीपी की फुल फॉर्म भी आपके लिए दी गई है, दैट इज अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ए स्टैंड्स फॉर अडीनोसाइन, टी स्टैंड्स फॉर ट्राई एंड पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट। अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। अब हमें ये देखना है कि ये एटीपी बन कैसे रहा है। देखो, सबसे पहले सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म होता है अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई मींस यहाँ पे फॉस्फेट के सिर्फ 2 यूनिट्स होंगे, ट्राई में फॉस्फेट के 3 यूनिट्स होंगे। तो जब ये डाइफॉस्फेट में 1 फॉस्फेट, ये पी आई है, पी और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में है आई, तो पी आई मतलब फॉस्फेट जब आप इसके अंदर ऐड करोगे एक यूनिट का और एनर्जी प्रोवाइड होगी तो ये दोनों मिलकर बना देते हैं एटीपी। अब बिकॉज तुम इस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी दे रहे हो, देखो एरो के ऊपर लिखा है एनर्जी, तो जब एनर्जी एड ऑन की जाती है रिएक्शन को करवाने के लिए, इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो में बाहर निकलती है, यहाँ पे यूज हो रही है रिएक्शन को करने के लिए, तो इसलिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस का एक रिएक्शन बन जाता है। अब जब एक एटीपी टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा जब 1 एटीपी का, वो आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी 30.5 किलो जूल पर मोल।
तो आप समझिए कि अगर 38 एटीपीज होंगे, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 38, तो कितनी ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन आपका 1 मोल कर पा रहा है इन योर बॉडी और इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये नंबर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि एक एटीपी को अगर आपने तोड़ा तो कितनी एनर्जी निकली 30.5 किलो जूल पर मोल। एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, मतलब 1 मोल को ब्रेक करके 30.5 जूल ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन पे। तो स्टेज नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपने रेस्पिरेशन करनी है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करनी है सेल में, तो उसके लिए पहले सांस तो लोगे ना। तो स्टेप नंबर 1 होता है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के अंदर आप इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल आउट करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। इसी स्टेज 1 के अंदर ही एक और स्टेप आता है, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। अब तुमने सांस ले ली, अब वो सांस डायरेक्ट ऑक्सीजन आपके सेल्स तक तो पहुंचेगी नहीं, वहां पे एक्सचेंज होगा गैसेस का। पुरानी CO2 वापस ली जाएगी और नई ऑक्सीजन उसकी जगह दी जाएगी। अब एनिमल्स में तो ये काम करता है ब्लड। ठीक है, आपकी ये जैसे आप ये लंग्स का डायग्राम यहाँ देख पा रहे हैं, इसके सराउंडिंग में यहाँ छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एल्वेओलाई बोलते हैं, और इनके सराउंड में ना ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लड आपकी बॉडी से CO2 को लेकर आता है और इसे वापस देता है बाहर निकालने के लिए, और जो नया हमने ऑक्सीजन इनहेल किया है वो इन एल्वेओलाई से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है। तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन का प्रोसेस बोलते हैं। तो डिफ्यूजन के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज अकर होता है, कहां पे? लंग्स और ब्लड के बीच में। तो ये तो स्टोरी थी एनिमल्स के केस में जिनके पास लंग्स है। अब प्लांट्स के पास तो लंग्स नहीं है, वो ये एक्सचेंज कैसे करते हैं? उनके पास प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, जो कि आपने इसके पिछले पोर्शन में जब हमने फोटोसिंथेसिस समझा था न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर, वहां हमने ये बात समझी थी कि प्लांट्स के लीफ के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स, जो जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से स्टोमेटा जो है वो गैसेस को इन एंड आउट कर पाता है। तो प्लांट्स के अंदर इट इज थ्रू स्टोमेटा एंड इट इज बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये बन गई आपकी स्टेज नंबर 1 रेस्पिरेशन की, जिसके अंदर जो भी काम हो रहा है ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। अभी सेल्स पे हम नहीं पहुंचे। अब स्टेज 2 में हम सेल्स में पहुंचेंगे और इसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड फॉर दिस इंटरनल रेस्पिरेशन, जो लंग्स ने आपके ब्लड को दे दिया है ऑक्सीजन, अब वो ऑक्सीजन ये आर्टरीज के थ्रू कैरी होकर जाएगा। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, बाइंड कर लेता है। पढ़ेंगे इसको सर्कुलेशन वाले पार्ट में। ये इसे सेल्स के पास लेकर जाता है और सेल्स में ये इसको फिर साइटोप्लाज्म को देता है और साइटोप्लाज्म से ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है एंड हेंस ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें चला जाता है और फिर वहां पे आपकी ATP का प्रोडक्शन होता है। तो एक्सचेंज होता है अब यहाँ पे ब्लड और सेल्स के बीच में। पिछले वाले में हुआ था बिटवीन लंग्स एंड ब्लड के बीच में। तो सबसे पहले लंग्स ने लिया ऑक्सीजन, ठीक है, इसने इसको किसको दिया? ब्लड को दिया। ब्लड इसको सेल के पास ले गया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ले जा रहे हैं। सेल ने क्या किया था? रेस्पिरेशन के समय एनर्जी प्रोड्यूस की थी, CO2 प्रोड्यूस किया था, वाटर प्रोड्यूस किया था। तो ये जो CO2 प्रोड्यूस किया था ये हमारे लिए वेस्ट है, तो ये ब्लड को वापस दे देगा एक्सचेंज में और ब्लड वापस दे देगा लंग्स में और लंग्स से फिर हम इसको एक्सहेल आउट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस चलता है आपकी रेस्पिरेशन का, जिसमें 2 स्टेजेस इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कि ये गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसा होता है। अब हम इसके सेकंड पोर्शन पे आ गए हैं, जहां हम पहले प्लांट्स के अंदर समझेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, फिर हम एनिमल्स की कैटेगरी पे आएंगे। तो प्लांट्स के अंदर 3 वेज हैं इस गैसियस एक्सचेंज को करवाने के, जिसमें जो पहला तरीका है दैट इज इन द लीफ, जो इसका सबसे कॉमन मेथड है कि इनके लीफ पे स्टोमेटा होता है। इसको हम बहुत डिटेल में न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, आप उस वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होती है डायरेक्ट। ठीक है, ओपनिंग होती है स्टोमेटा की, बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या ज्यादा है वो अंदर आ जाएगा, CO2 अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो वो बाहर चली जाएगी। तो जब आपका डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है, कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है बीच में, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो अब यहाँ एक बात ध्यान में रखना, देखो जो प्लांट्स है ना, हम बड़ा ये गलती कर देते हैं ये समझने में, हमें लगता है कि प्लांट सिर्फ CO2 को ही अंदर लेती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, पर नहीं, प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करती हैं। तो जैसे हम रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 दे रहे हैं, ये सेम काम प्लांट्स भी करते हैं। तो अब आप बोलेंगे मैम अगर वो खुद ही सारी
ऑक्सीजन ले लेंगे रेस्पिरेशन करने के लिए, तो वो हमारे लिए कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसे? वो ऐसे प्रोड्यूस करेंगे कि मान लो अगर उसने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को बनाया फोटोसिंथेसिस के लिए खाना बनाते समय, तो वो जब यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए वो सिर्फ 2 या 3 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं। बाकी जो 98 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल है नेचर में ब्रीद करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बोला जाए तो वो ह्यूमन वाला ही केस है कि लिया ऑक्सीजन और दिया CO2। फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है। अब जो प्लांट्स हैं इनके अंदर डे और नाइट का भी एक प्रोसेस चलता है। लाइट होती है दिन के समय तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो उस समय ये CO2 को बाहर निकालेगा। जब ये रेस्पिरेशन कर रहा है तो CO2 को बाहर निकाल रहा है। और दूसरा काम ये क्या कर रहा है, ये CO2 को साथ ही साथ ले भी रहा है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है डे लाइट में। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो वर्ड फोटो है दैट मीन्स लाइट। तो दिन के समय दोनों प्रोसेस चलती हैं प्लांट में, रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी। CO2 को बनाता भी रहता है और साथ में CO2 को लेता भी रहता है। ओके, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। दिस इज द प्रोसेस ड्यूरिंग द डे। अब रात में क्या होगा? अब रात में रोशनी नहीं है, ये जो आपके गार्ड सेल्स है ये क्लोज हो गए हैं, फोटोसिंथेसिस ये कर नहीं सकता क्योंकि रोशनी नहीं है। तो अब आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब सिर्फ एक ही प्रोसेस होगी दैट इज रेस्पिरेशन, जिसमें ये O2 को लेगा और CO2 को जनरेट करेगा। इसीलिए कहते हैं रात के समय पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, भूत नहीं होता उनके ऊपर। रीजन यही होता है कि वो CO2 रिलीज आउट उस समय कर रहे होते हैं, और हमारे लिए बहुत ज्यादा CO2 को इनहेल करना हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज एज ह्यूमंस हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है इनहेल करने के लिए। दैट इज वाई इट इज एडवाइज्ड नॉट टू गो टू द नियर द प्लांट्स एट नाइट टाइम। ठीक है, ये बस डराने के लिए कुछ बातें बना दी गई हैं ताकि हम इस चीज को माने। क्योंकि ऐसे आपको बोल दिया जाएगा CO2 दे रहा है, आप बोलेंगे आने दो कोई बात नहीं, मानोगे थोड़ा। इसलिए आपको बोला कि भूत बैठा हुआ है पेड़ पे इसलिए आप मत जाओ उसके पास, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका गैसियस एक्सचेंज का, दैट इज थ्रू रूट्स। प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लीफ नहीं ये एक्सचेंज करते, रूट्स भी ये काम कर सकती हैं। यहां पे भी जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज डिफ्यूजन। आपकी जो रूट्स हैं, जैसे आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, अब इसकी ये मैग्नीफाइड डायग्राम यहां देखिए। रूट के सराउंडिंग में जो जगह है ये है सॉइल के पार्टिकल्स, और ये है रूट, और ये वाला जो लॉन्ग पोर्शन है ये है रूट का हेयर। तो रूट हेयर और सॉइल के बीच में गैप होता है। ठीक है, अब इस गैप के अंदर क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर है वो जाकर यहाँ पे सेटल हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस है, जहां जगह मिलेगी वहां चली जाएगी। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन इस रूट हेयर के अंदर जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू चली जाती है, क्योंकि रूट हेयर में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब ये एंटर कर रही है, हेंस डिफ्यूजन। फिर रूट का हेयर इसे ट्रांसफर करता है और इसे बॉडी के अंदर ले जाता है। ठीक है, रूट सेल्स में जाएगा, फिर वहां से उसकी बॉडी में जाएगा। सिमिलरली CO2 वापस उल्टी हो जाएगी। तो सॉइल से गया पहले रूट हेयर में ऑक्सीजन, और रूट हेयर से गया रूट सेल्स में। और इसका सेल्स में कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया था, उसने रेस्पिरेशन करी, CO2 बनाया, और उसने वापस रूट सेल से हेयर में भेज दी CO2, और CO2 से सॉइल में आ गया अगेन, रूट हेयर से सॉइल में अगेन CO2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी रूट्स में होती है। और इसका स्टेम भी ऐसा पोर्शन है जो आपकी रेस्पिरेशन को कर सकता है। देखो, अब स्टेम ना दो तरीके की होती है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टेम है हर्बेशियस स्टेम्स, ऐसी स्टेम्स जो कि ग्रीन इन कलर होती हैं। ठीक है, ग्रीन कलर की स्टेम्स जिन प्लांट्स की होती है उनको हर्बेशियस प्लांट्स बोलते हैं, और ऐसी स्टेम्स को हर्बेशियस स्टेम्स बोलते हैं। अब ग्रीन है तो क्या होगा? स्टोमेटा होगा। तो स्टोमेटा होगा तो सेम जो लीफ में काम हो रहा था, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल, टर्जिडिटी जो होती है उसकी वजह से, तो ये वहां पे गैसियस एक्सचेंज कर लेती हैं। CO2 बाहर, O2 अंदर, ये हो गया इसका रेस्पिरेशन। जब इसने फोटोसिंथेसिस करनी है तो इस प्रोसेस को ये रिवर्स कर देगा। अब ऐसे प्लांट्स जिनकी जो स्टेम है वो ग्रीन नहीं होती, हर्बेशियस नहीं होती, बट कैसी होती है? वुडी होती है। अब वहां स्टोमेटा नहीं होता, वहां छोटे छोटे इस तरीके के होल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने ये पेड़ों के ऊपर देखे होंगे, क्योंकि उनकी ब्राउन बार्क होती है, वुडी बार्क होती है। इन छोटे छोटे होल्स को बोलते हैं लेंटिकल्स। सो बाय दीज होल्स ये डायरेक्ट इनहेल और एक्सहेल करते हैं गैसेस का, O2 एंड CO2 का।
ठीक है, तो याद रखेंगे हर्बेशियस स्टेम्स में स्टोमेटा होता है स्टेम में, और वुडी स्टेम के अंदर स्मॉल होल्स कॉल्ड एज लेंटिकल्स होते हैं। चलिए अब एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब एनिमल्स के पास स्टोमेटा नहीं है, बट एनिमल्स के पास इवॉल्व्ड ऑर्गन्स हैं, अच्छे खासे बने हुए ऑर्गन्स हैं जो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। बट जब हम बात करते हैं एक ऑर्गन की, तो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन है उसके अंदर क्या क्या ऐसी खास बातें होनी चाहिए कि वो ऑर्गन अच्छे से रेस्पिरेशन कर पाए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं एज अ स्टूडेंट आपके अंदर क्या बात होनी चाहिए कि आप अच्छा स्कोर कर पाए, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये फीचर्स हैं टू बी अ गुड स्टूडेंट। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मेरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मुझे बनाना है, तो उसका जो ऑर्गन है उस ऑर्गन के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो पहला फीचर होना चाहिए कि वो थिन वॉल्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो थिन वॉल नहीं होगा तो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो ब्लॉक कर देगा गैसेस को। तो वॉल्स उसकी थिन होनी चाहिए। दूसरा, वो मॉइस्ट होना चाहिए ताकि डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्टर हो, जैसे कि अर्थवॉर्म के केस में होता है। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, अर्थवॉर्म हमेशा गीली मिट्टी में होता है क्योंकि वहां वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन को करता है। तो जितना आपका सरफेस जो है उस ऑर्गन का वो मॉइस्ट होगा, गीला होगा, उतना जल्दी वो डिफ्यूजन के प्रोसेस को कर पाएगा। थर्ड, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अराउंड रिच ब्लड का सप्लाई होना चाहिए। आप इस डायग्राम को देखिए एल्वेओलाई की, इस वाले पोर्शन में आप देख पा रहे हैं ये आर्टरीज और वेन्स से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई रिच होना चाहिए ताकि गैशियस एक्सचेंज हो सके, क्योंकि वो ब्लड के अंदर उसको उस ऑक्सीजन या CO2 को लेना है या ऑक्सीजन को देना है। एंड फोर्थ पॉइंट, सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन फास्टर होगा। अब ये एल्वेओलाई ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर में क्यों थे, पढ़ेंगे हम जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये बड़े गोल गोल क्यों है, क्यों इसका सरफेस एरिया ऐसा गोल है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है ताकि जब इसको आपने ऐसे गोल कर दिया तो ये एरिया बड़ा हो गया, जब स्ट्रेट होता तो ये एरिया कम होता। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इनका जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा सर्कुलर या स्फेरिकल शेप का होता है। सेम वही रीजन जो हमने विलाई के केस में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की लेयर में विलाई क्यों है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सो मोर इज द सरफेस एरिया, मोर एक्सचेंज कैन अकर, और हम थोड़ी सी ऑक्सीजन इनहेल करके उससे बहुत सारा रेस्पिरेशन कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, पहला हम पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार इसको एग्जामिनर पूछता है कि जो फिशेज हैं जब वो सांस लेती हैं एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हम या आप कोई भी डॉग कैट से कंपेयर अगर इसको करें, तो सांस लेने की जो स्पीड है ना वो फिशेज में फास्टर होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है, देखो अब तुम बैठ के सांस ले रहे हो, हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो हमें हमारे आसपास की किससे मिल रही है? ऑक्सीजन से, एयर से मिल रही है। और एयर से उस ऑक्सीजन को इनहेल करना आसान है क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन भी गैस है, एयर भी गैस है, तो इनहेलिंग बिकम्स इजियर। बट ये फिशेस क्या करती हैं, ये प्रेजेंट है पानी के अंदर और ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में। अब ऑक्सीजन वाटर के अंदर इतनी अच्छी डिजोल्व नहीं है जितनी वो एयर के अंदर डिजोल्व है, तो इनके लिए काम बढ़ जाता है अब थोड़ा सा। इन्हें बहुत सारा इनहेल करने पे उतना ऑक्सीजन मिलेगा जितना तुम्हें थोड़ा सा इनहेल करने पे ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो बिकॉज ऑक्सीजन वाटर में इतनी अच्छे से डिजोल्व नहीं होती, हेंस इन्हें बहुत तेज तेज इनकी स्पीड जो है सांस लेने की वो तेज हो जाती है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इनटेक कर सके। अब ये करती कैसे हैं ये प्रोसेस? देखो, सबसे पहले ये अपना मुंह खोलती हैं। जब ये अपना मुंह खोलती हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन और वाटर, पानी है तो जाएगा ही ऑब्वियसली मुंह खोलने पे, और साथ में जो उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है वो इनके मुंह से एंटर हो जाती है। जब ये इनके मुंह से एंटर होती है तो इनके यहाँ बैक साइड पे ना इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन गिल्स के अंदर रिच ब्लड सप्लाई होता है। जैसे मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था कि ह्यूमंस की लंग्स में एल्वेओलाई है जिसके अराउंड ये आर्टरीज और वेन्स हैं जहां पे ब्लड सप्लाई रिच है। तो इनके अंदर एल्वेओलाई नहीं है इनके पास क्योंकि लंग्स नहीं है, इनके पास होते हैं गिल्स, और इनके अराउंड होता है ब्लड सप्लाई जो CO2 को बॉडी से ला रहा है और ऑक्सीजन को ले लेगा। तो ये ऑक्सीजन और वाटर इस
आर्टरीज में चला जाता है और वेन्स इन्हें CO2 दे देती हैं, और ये गिल्स का फ्लैप ओपन होता है और यहाँ से देखो, ये आप आउटवर्ड एरो देख पा रहे हैं, यहाँ से CO2 के साथ जो वाटर है वो बाहर एक्सेल आउट हो जाता है। तो वाटर इनकी बॉडी के अंदर नहीं जाता, वो गिल्स से ही बाहर निकल जाता है, बस वो एक्सचेंज के अंदर हेल्प करवाता है। तो ये प्रोसेस रहती है फिशेस के अंदर। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर क्यों होती है एक्वेटिक एनिमल्स में दैन टेरेस्ट्रियल एनिमल? रीजन, बिकॉज ऑक्सीजन वाटर के अंदर कम डिसॉल्व्ड है एज कंपेयर टू एयर, दैट इज व्हाई देयर ब्रीदिंग रेट इज फास्टर। अब कुछ और इसके अंदर बातें हमें समझनी है, दैट इज जो हम सांस ले रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल के ऊपर। अब हम आगे जो जमीन पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। तो हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो है हमारे आसपास की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो हर ऑर्गेनिज्म के पास एक डिफरेंट ऑर्गन है उसकी काबिलियत के हिसाब से। अब बोलो कि एक छोटे से मच्छर के अंदर तुम लंग्स डाल दोगे, नहीं डाल सकते ना। तो डिफरेंट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं इस काम को करने के लिए, और इन ऑर्गन्स के कुछ फीचर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये ऑर्गन कैसा होना चाहिए, थिन वॉल होना चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, और भी कुछ इसके अंदर फीचर है। एक तो अगर थिन है तो वेल प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए, वरना अगर वो लेयर फट गई, कट गई, तो आपकी पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी फिर। दूसरा, उसके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो एयर को एक्सचेंज कर सके, मूवमेंट के लिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म उसे आना चाहिए। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और जो सरफेस है वो बहुत ही फाइन, पतला होना चाहिए और डेलिकेट होना चाहिए ताकि वो एक्सचेंज इजियर हो। ये थी ऑर्गन कैसा होना चाहिए आपके एनिमल्स का। अब बात करते हैं डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज करते हैं। यू जस्ट नीड टू लर्न दिस। आपके जो यूनिसेलुलर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं लाइक अमीबा, प्लेनेरिया, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो होता नहीं है, इनके पास एक ही बॉडी है, उसमें इन्हें सब करना है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए किस ऑर्गन का यूज करते हैं ये रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑर्गन यूज्ड इज सेल मेम्ब्रेन। फिर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर। इंसेक्ट्स की भी बॉडी बहुत छोटी होती है, उनके पास कोई लंग्स आप एडजस्ट नहीं कर सकते बॉडी में, तो इनके पास छोटे छोटे होल्स होते हैं इनकी बॉडी पे जिनको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। तो ऑर्गन कौन सा यूज करते हैं इंसेक्ट्स? द ऑर्गन यूज्ड इज स्पाइरिकल्स। फिर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म और लीच की। डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये अर्थवॉर्म है, ये लीच है। इनके पास भी लंग्स नहीं होती, बट इनकी मॉइस्ट स्किन, इनकी जो स्किन है जब तक ये गीली रहेगी ये स्किन से ही एक्सचेंज करते हैं डायरेक्ट गैसेस का, ठीक है। बट कंडीशन है कि वो स्किन मॉइस्ट होनी चाहिए, ड्राई कंडीशन में ये मर जाते हैं फिर। अब बात करते हैं बर्ड्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। सबको पता है लंग्स होती हैं, बर्ड्स के पास भी वेल डेवलप्ड लंग्स होती हैं, और जितने भी जानवर जमीन पे रहते हैं इन सबके पास लंग्स प्रेजेंट होती हैं। फ्रॉग्स भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास लंग्स होती हैं। पर जब ये फ्रॉग छोटा बच्चा होता है, इस फॉर्म में होता है, आपने मेटामॉर्फोसिस छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, तो वहां पढ़ा होगा कि एग के बाद एक स्टेज आती है, इसको टेडपोल बोलते हैं, ठीक है। तो टेडपोल जो है इसके पास लंग्स नहीं होती, जब तक इसके पास ये पूंछ होती है तब तक इसकी लंग्स डेवलप नहीं होती। तो तब तक ये गिल्स, जो फिशेस के पास गिल्स हैं सांस लेने के लिए, वही गिल्स होती हैं टेडपोल के पास, क्योंकि उस समय ये पानी में अंडे दिए होते हैं आपके फ्रॉग ने, और वहीं पे टेडपोल जो है वो जिंदा रहता है। तो दे हैव गिल्स टू ब्रीथ। धीरे धीरे ये गिल्स जो हैं ये खत्म होती है, इसकी ये टेल छोटी होती रहती है और इसकी लंग डेवलप होती रहती है, और जैसे इनकी लंग्स डेवलप होती हैं ये एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अब ये ब्रीद करने के लिए लंग का यूज करते हैं। पर जब ये फ्रॉग पानी के अंदर जाएगा, वी नो दैट फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। तो अगर तो वो जमीन पे है वो लंग्स का यूज करेगा, पर पानी में जाके लंग्स काम नहीं करती, वहां पे वो फिर अपनी मॉइस्ट स्किन का यूज करते हैं ब्रीद करने के लिए, क्योंकि गिल्स तो गायब हो गए टेडपोल की कंडीशन में। तो बट ये मॉइस्ट स्किन का यूज करते हैं जब ये वाटर में होते हैं टू एक्सचेंज द गैस, बट जब ये जमीन पे होते हैं तब ये लंग्स का यूज करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां हम इसके सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ये ऐसा सिस्टम है जो हमें इनहेल कर कर ऑक्सीजन दे रहा है, वो आपकी ब्लड के साथ आपकी सेल्स पे जा रहा है, वहां जाके वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, और जो CO2 रिलीज हो रही है वो वापस आ रही है और हम उसको एक्सेल आउट कर रहे हैं। ये टॉपिक हम ऑलरेडी इसके पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से रेस्पिरेशन का मेजर एक मैकेनिज्म है।
ठीक है, तो अब हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। तो जब हम इसके सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, सांस लेना, इनहेलिंग, तो वहां पे हमें हमारा नोज है जिसमें जो 2 होल्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। सो बाय यूजिंग द नॉस्ट्रिल्स वी इनहेल, वी टेक इन द एयर इन आवर सिस्टम। अब आपके नॉस्ट्रिल में ना 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। जो पहली चीज प्रेजेंट है दैट इज फाइन हेयर, छोटे छोटे से बाल होते हैं, एंड सेकंड इज म्यूकस, जो एक जेली लाइक मटेरियल आपके नोज में होता है, उसे म्यूकस बोलते हैं। इन दोनों का काम क्या है? तो जब हम इनहेल करते हैं तो उस इनहेलिंग के साथ बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स आपकी नाक के अंदर एंटर कर सकते हैं। इनका काम होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स इस म्यूकस के साथ ही चिपक जाएं और हेयर पार्टिकल्स उन्हें रोक दें, और वो आपके अंदर लंग्स तक जाके कोई इंफेक्शन कॉज ना कर सके। सो दिस इज व्हाई द हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इन योर नॉस्ट्रल रीजन। अब हम नॉस्ट्रल से पीछे की तरफ अगर जाएंगे, ये पोर्शन हम बाहर से नहीं देख सकते, यहाँ पीछे खाली रीजन होता है, आप डायग्राम में इसकी लेबलिंग देख सकते हैं। इसको नेजल पैसेज बोलते हैं। पैसेज का मतलब हम जानते हैं रास्ता। तो नाक के पीछे जो रास्ता है जो उस हवा को अंदर ले जाने वाला है इज कॉल्ड एज नेजल पैसेज। सो एयर जो एंटर की है नॉस्ट्रल से, वो इसके बाद पास होती है इनटू द नेजल पैसेज। कोई मेजर फंक्शन नहीं है, बस हवा को अंदर ले जाना है, तो रास्ता है वो उसके जाने का। तो ये 2 पोर्शंस थे। थर्ड जो इसका पार्ट है आपका, हम इसके नीचे चलेंगे अब। नेजल पैसेज के बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये पोर्शन आता है जिसको हम फेरिंक्स बोलते हैं। फेरिंक्स एक तरीके से चैम्बर ही है जो नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज टू फेरिंक्स में आपकी हवा जाती है, और इसका काम होता है कि हवा को आगे नेक्स्ट पोर्शन जो 4th पार्ट है लैरिंक्स, वहां तक भेजना। लैरिंक्स का मेजर फंक्शन होता है, इसे हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स, इस तरीके की 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, और जब हवा जाकर इन वोकल कॉर्ड्स के साथ स्ट्राइक करती है तो ये वाइब्रेट होती हैं। और हम 9th स्टैंडर्ड में साउंड चैप्टर में इस बात को पढ़ के आए हैं कि जब भी वाइब्रेशन अकर होती है उस केस के अंदर साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो अगर मैं बोल रही हूं तो जो मैं स्पीक अप कर पा रही हूं, या आप जब भी बोलते हैं कुछ भी, तो बेसिकली जब हम सांस ले रहे हैं, सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो वो वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं। सो ड्यू टू दैट वाइब्रेशन वी आर एबल टू स्पीक एंड द अदर वन इज एबल टू हेयर, जब उसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो लैरिंग्स यहाँ मेजर पोर्शन है। क्या इसके अंदर याद रखना है? साउंड बॉक्स भी या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसका काम होता है साउंड का प्रोडक्शन करना। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, नोज, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ये नीचे यहाँ पे ये जो रिंग लाइक पोर्शन आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को सिंपल टर्म्स में छोटी क्लास में बच्चों को विंड पाइप के नाम से इसको पढ़ाया जाता है, बट बिकॉज अब आप क्लास 10th में है, आप इसको ट्रैकिया के नाम से जानेंगे। ट्रैकिया करती क्या है? तो आपकी जो हवा फेरिंग्स लैरिंग्स से पास हो गई है वो अब ट्रैकिया में पहुंच जाती है। पर आप इसका अगर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ ताकि आप इजीली देख पाए। यू कैन सी दैट दिस पोर्शन, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है बट स्ट्रेट ट्यूब नहीं है। आप इसके अंदर इस तरीके की सिलवटें देख पा रहे हैं। ये प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे रिंग्स हैं। ये एक ऐसा लॉन्ग स्ट्रेट पाइप ना होके ये इस तरीके से छोटे छोटा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर जैसे आपके वॉशिंग मशीन का जो पाइप होता है जिससे पानी बाहर निकलता है। इट हैज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का रीजन क्या है? ये बात हमने न्यूट्रिशन में स्टमक वाले पोर्शन में भी पढ़ी थी कि वहां भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर थे स्पिंचर मसल्स के। रीजन यही है कि अगर स्ट्रेट होगा तो हवा भर जाएगी, हवा भरने से ब्लॉकेज, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और ये पिचक जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो आपका जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वहां कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन एक तरीके से अकर हो पाती है, जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं करता, इसके अंदर हवा स्टक होके वैक्यूम नहीं बनाती और ये आपका जो विंड पाइप है उसको कोलैप्स नहीं करता। अब सोचो, आप मान लो स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप बिल्कुल एंड ऑफ द कोल्ड ड्रिंक में पहुंच जाते हैं, आप बहुत तेज से जोर लगाते हैं तो वो जो स्ट्रॉ है वो कंप्रेस हो जाता है, पिचक जाता है और फर्दर कोल्ड ड्रिंक उसके अंदर से नहीं आ पाती। तो अगर ऐसा ही आपके गले के अंदर, आपके विंड पाइप के अंदर अगर ऐसा हो गया तो आप मर जाएंगे ना, चोक कर जाएंगे। इसीलिए ये स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कार्टिलेजियस रिंग्स यहाँ पे
प्रेजेंट होती है। ये आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कि क्यों यहाँ पे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें आप यही लिखेंगे ताकि यहाँ वैक्यूम क्रिएट ना हो और ये कोलैप्स ना कर जाए, हेंस इसी वजह से ये रिंग लाइक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रैकिया से नीचे चलो। ट्रैकिया के बाद आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो कि ट्रैकिया 2 पार्ट्स में टूट गया है। ये जो 2 पार्ट्स में ट्रैकिया टूटा, इन 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर, अगेन ये भी कार्टेज रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर ही है, इन्हें बोलते हैं ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई इज ट्रैकिया का डिवीजन इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स जो कि फर्दर लंग्स में एंटर हो जाती है, और आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे लंग्स में इसकी एंट्री हो जा रही है। अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे। ब्रोंकियाई के बाद आते हैं ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकिया 2 पार्ट्स में टूटे थे, देखो ब्रोंकिया सिर्फ 2 ट्यूब्स थी, ब्रोंकियोल्स हैं ये इधर इसके फर्दर इतने सारे डिविजन्स, दीज आर कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियाई से निकलने वाली स्मॉल ट्यूब्स को हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और हर ब्रोंकियोल के एंड में यहाँ पे कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से आप यहाँ पे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे जिनमें बना भी रही हूं, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये डायग्राम एल्वियोलाई का मैग्नीफाइड डायग्राम है कि ये दिखता कैसा है। तो ये आया ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल के एंड में इस तरीके से एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो हम जो सांस ले रहे हैं उसका रास्ता याद रखो अभी क्या है। पहले नोज से हमने सांस ली, नॉस्ट्रिल्स में गया, नेजल पैसेज में गया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया में आके 2 पार्ट्स हो गए ब्रोंकियाई के, ब्रोंकियाई से बहुत सारी ब्रांचेस होगी, ब्रोंकियोल्स में चला गया, और एंड में जाके ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ये फुलाएगा। ठीक है, एंड में बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ब्रोंकियाई के। अब वाई बलून लाइक स्ट्रक्चर, क्यों ये स्ट्रेट ऐसा स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर नहीं हो सकता? रीजन यही है कि अगर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा हवा आप इसके अंदर भर पाएंगे, दैट इज व्हाई इट हैज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। बड़ा सरफेस एरिया होने की वजह से ये ज्यादा गैसेस को एक्सचेंज भी कर पाएगा। अब ये इतना बड़ा हो जाता है फूलने के बाद कि ये लगभग 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा बलून बन सकता है, दैट मच इट कैन गेन द साइज। दूसरी बात, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहां हमने बात करी थी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की खासियतें क्या क्या होनी चाहिए। तो वहां हमने बोला था कि बहुत थिन वॉल होनी चाहिए, अगर मोटी वॉल होगी तो एक्सचेंज कैसे होगा O2 CO2 का? थिन वॉल की वजह से एक्सचेंज इजी होता है, लार्ज सरफेस एरिया की वजह से बहुत जल्दी बहुत सारा एक्सचेंज हो जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग, आपकी एल्वियोलाई के अराउंड अब बहुत सारी ब्लड वेसल्स होनी चाहिए जो कि खून से CO2 को ला रही हैं और वहां पे ऑक्सीजन को दे रही हैं। सो इट हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, बिकॉज एल्वियोलाई अब वो रीजन है जहां गैसेस ने एक्सचेंज करना है, O2 ब्लड में जाएगा और ब्लड से CO2 ले ली जाएगी। इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि एल्वियोलाई में ये काम कैसे होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, ये जो सारा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियाई डिवाइड हो गया था और हमने कहा था कि वो आपकी लंग्स के अंदर एंटर हो गया। सो नाउ व्हाट आर द लंग्स? लंग्स ही वो ऑर्गन है जहां पे ये काम हो रहा है। एल्वियोलाई आपके लंग्स में ही प्रेजेंट है, हेंस हम बोल सकते हैं जो ऑर्गन है जहां ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस को, तो ये लंग्स है वो पोर्शन। इसलिए हमने पढ़ा हुआ है कि आपके ह्यूमंस के अंदर कौन से ऑर्गन से हम रेस्पायर करते हैं, तो ऑर्गन का नाम हम लंग्स लेते हैं, वहां एल्वियोलाई नहीं लिखते। एल्वियोलाई तो लंग्स का एक पार्ट है जहां पे ये काम अकर होता है। तो इसका काम है ऑक्सीजन जो आई है उसको लेना, और जो CO2 ब्लड वापस लाया है सेल से उसको वापस रिलीज आउट कर देना। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी लंग्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। ओके, एक और पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन जो हमें पता होना चाहिए, आपकी लंग्स के नीचे यहाँ पे, जब रिब केज से नीचे लंग्स के नीचे एक स्पेस आती है, इस खाली जगह की, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, दिस इज द एम्प्टी स्पेस, और यहाँ पे एक मस्कुलर पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। अब डायफ्राम जो है ये मूव कर सकता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो जब ये मूव करता है ऊपर या नीचे की तरफ, यही हमें हेल्प करता है सांस को अंदर लेने में या सांस को बाहर छोड़ने के लिए। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये आपकी चेस्ट कैविटी जो है उसके बेस पे होता है। चेस्ट कैविटी मतलब यहाँ शोल्डर से लेकर आपके चेस्ट रीजन तक का जो रीजन होता है इसे चेस्ट कैविटी बोलते हैं। ये उसके लोअर पोर्शन बेस पे होता है,
और एल्स आप ये भी बोल सकते हो एब्डोमेन, मतलब आपका जो स्टमक रीजन है उससे ऊपर ये होता है थोरैक्स, ये ऊपर से लेकर ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको थोरैक्स बोलते हैं। तो थोरैक्स और एब्डोमेन के रीजन के बीच में लाई करता है, गले तक हुआ थोरैक्स, एब्डोमेन हुआ स्टमक, तो उसके बीच का जो रीजन हुआ यहां पर एक मस्कुलर पोर्शन है, इसका डिवीजन कर रहा है ये, हेंस एक तरीके से, हेंस इट इज कॉल्ड एज द डायफ्राम, मस्कुलर लेयर है एक तरीके से ये। अब बात करेंगे क्या मैकेनिज्म है, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको बस एक सीक्वेंस में पढ़ना है। ये आपका एक 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो ये पूछता है कि अब मैकेनिज्म समझा दो। देखो मैकेनिज्म में 3 चीजें हैं, सबसे पहले 3 मेजर प्रोसेस हैं। प्रोसेस नंबर 1 इज इनहेलेशन, सांस ली। प्रोसेस नंबर 2 होगी जब हम एक्सचेंज करेंगे O2 और CO2 का एल्वेलाई में जाके, और प्रोसेस नंबर 3 होगी जब हम CO2 को बाहर निकाल देंगे, दैट इज एक्सहेलेशन। तो 3 प्रोसेसेस को ब्रेक करना है। पहला इनहेलेशन, पहले सांस लोगे, सो वी इनहेल द एयर, एयर को इनहेल करोगे नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल में प्रेजेंट है हेयर और म्यूकस जो उसको फिल्टर करेगा। नेक्स्ट इज वो नीचे जाएगा, फेरेंक्स लैरिंक्स से होता हुआ ट्रैकिया पे पहुंचेगा। अब ट्रैकिया में जाने के बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई में पहुंच गया। तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सांस भर रही है ना, तो आप इस डायग्राम को भी रेफर करिए, आपकी जो चेस्ट कैविटी है ये इन्फ्लेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, और जो डायफ्राम है ना वो फ्लैटन हो जाएगा, मतलब वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। और आपकी जो रिब्स है, अब बिकॉज सांस भर रही है तो रिब्स बड़ी हो जाएंगी, लिफ्टेड अप हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इनहेलेशन। इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी बड़ी होती है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और रिब्स जो है वो लिफ्ट हो जाती है। सांस लेके देखो जरा साथ में मेरे, सांस लेते हैं तो क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड कर रही है, बड़ी हो रही है, आपके रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और डायफ्राम फ्लैट हो जा रहा है। सो इसे एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी बोलते हैं, क्योंकि जब एक्सपैंड होगा तभी तो हवा भरेगी उसके अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन के अंदर आते हैं जब आपकी एक्सचेंज होंगी गैसेस। अब ये हवा जो आपने अंदर ली है फिल हो गई, एल्वेलाई में पहुंच गई। एल्वेलाई मैंने आपको बोला छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हवा के भरने पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर तक एक्सपैंड कर पाते हैं। तो ये एक्सपैंड हो गया आपका एल्वेलाई। अब एल्वेलाई के सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट थी, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट थी, मतलब वेन्स और आर्टरीज। वेन्स का काम होता है CO2 को लेकर आना और आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना। तो यहाँ जो आप ब्लू पोर्शन देख पा रहे हो दिस रिप्रेजेंट CO2 गैस, और जो रेड पोर्शन देख पा रहे हो ये ऑक्सीजन गैस का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये CO2 गैस को ये एल्वेलाई को देता है और इन एक्सचेंज उससे ऑक्सीजन ले लेता है और वापस ब्लड के अंदर जाके वो घूमने चला जाता है सेल्स के पास जहां पे रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड ब्लड गिव्स व्हाट, ब्लड गिव्स CO2 द एल्वेलाई जो वो बॉडी सेल्स से लेकर आई हुई है। अब यहाँ पे ये जो ब्लड है जो इस ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, इस ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसे शॉर्टकट में हम HbO2 भी लिखते हैं। Hb रिप्रेजेंट्स हीमोग्लोबिन, तो ब्लड में वो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, हेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज HbO2 ब्लड। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और जहां पे कमी है ऑक्सीजन की तो वहां आपका जो प्रेशर है वो कम है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है तो प्रेशर है ज्यादा। तो मोर प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन जब सब्सटेंसेस मूव करते हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रेशर और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये 2 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है और अपने पर्टिकुलर बॉडी सेल्स जहां कमी है ऑक्सीजन की वहां पे पहुंचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब अगर इसने ऑक्सीजन दे दी तो बदले में उससे क्या लिया, बदले में उससे ली CO2 एल्वेलाई ने। अब CO2 ले ली तो अब CO2 को एक्सहेल आउट करना है, तो हम अपनी थर्ड प्रोसेस में आ गए, दैट इज एक्सहेलेशन। तो चेस्ट कैविटी अब क्या करेगी, जब हम एक्सहेल आउट करेंगे आपकी चेस्ट कैविटी नीचे की तरफ आ जाएगी, आपकी रिब्स रिलैक्स हो जाएंगी, कम्स डाउन, चेस्ट कैविटी पिचक जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी, तभी तो हवा बाहर को निकालेंगे, और डायफ्राम भी यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। तो ये 3 चीजें होती हैं जब आपकी एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रही है, और इस प्रोसेस की वजह से जो एयर है वो फोर्सफुली बॉडी से बाहर हम एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो और ये इसका डायग्राम है, देखो रिब्स अंदर की तरफ आ गई, सांस ली बाहर की तरफ आई थी, सांस छोड़ते हो तो रिब्स अंदर की तरफ आ जाती है, डायफ्राम नीचे चला जाता है, रिब्स नीचे चली जाती है। ठीक है, तो आप इसको सांस लेके और छोड़ के भी रियलाइज कर सकते हो कि क्या हो रहा है, रटने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए
अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, जो मैं एक पॉइंट यहाँ पे छेड़ चुकी हूँ ऑलरेडी, कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है और वो किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है। इसको और अच्छे से हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट पढ़ेंगे, इसके अगला पार्ट, वहां समझेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड का एक तरीके से पोर्शन है, बट बिकॉज यहाँ बात हो गई है तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है, सबसे पहले ये आयरन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सिर्फ आयरन नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके अंदर आयरन एक मेजर पार्ट होता है, आयरन से बना होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है इसकी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। आपकी बॉडी में देखो दो गैसेस घूम रही हैं, CO2 और O2, बट इसको ज्यादा पसंद कौन है? एफिनिटी का मतलब लविंग। तो इसको ज्यादा लविंग कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस ज्यादा प्यारी है। तो ये बाइंड कर जाता है, उससे रिश्ता बना लेता है, बाइंड कर जाता है, उसे पकड़ लेता है, व्हाट? ऑक्सीजन गैस। अब जो CO2 गैस है, आपकी बॉडी में पानी भी प्रेजेंट होता है। आपको याद होगा अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, वहां मैंने बोला था कि ग्लूकोज जो है, जो खाने से पचकर ब्लड में गया, ऑक्सीजन जो तुम इनहेल करके लाए, इन दोनों ने रिएक्ट किया था, बनाया था क्या? CO2 बनाया था, वाटर बनाया था और एनर्जी दी थी। तो आपको याद होगा वाटर रिलीज हुआ था, और मैंने कहा था ये वाटर हमारे लिए वेस्ट है। तो ये वेस्ट वाटर क्या करता है? CO2 को अपने अंदर घोल लेता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो चलो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, बट ये बेचारा CO2 कैसे ट्रांसफर होगा बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक? तो इसीलिए CO2 घुलती है पानी में। और एक बात आप और याद रखिए कि वाटर ज्यादा अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन गई हीमोग्लोबिन में घुलने और CO2 घुलता है पानी में। और ये वाटर जो डिसॉल्व हुआ है, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और पानी में घुलकर ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाता है वापस लंग्स और एल्वेलाई के पास कि अब मुझे रिलीज आउट कर दो। तो HBO2 इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड किया हुआ है। ये ऑक्सीजन को लंग से लेकर बॉडी में जाता है, बॉडी के उन सेल्स या उन टिश्यूज में जाता है जहां उसकी कमी है। तो जहां उसकी कमी है मतलब कॉन्सेंट्रेशन है लो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? हाई। तो मूवमेंट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हो पाती है और उन सेल्स को ऑक्सीजन मिल पाता है जहां पे उसे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, जहां उसकी कमी हो रही है। सो दिस इज हाउ हीमोग्लोबिन टेक्स पार्ट इन योर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। नाउ कमिंग टू वन मोर स्मॉलर पॉइंट, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। क्या होता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम? देखो, मान लो तुमने सांस ली, आपने 100 पार्टिकल्स ऑफ एयर इनहेल करे, अगर एक्सहेल करते हुए तुम 100 के 100 एक्सहेल कर जाओगे ना, तो क्या होगा? आपका ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये कोलैप्स कर जाएगा, पूरी लंग्स कोलैप्स कर जाएंगी। तो इसीलिए आपकी लंग्स क्या करती हैं, ये एक डाटा है कि अगर आपकी लंग एक बार में, उसके अंदर मान लो 3 लीटर ऑफ गैस उसने इनहेल करी, बट जब आप उसे एक्सहेल करोगे ना, उसे एक्सहेल करने के बाद अभी भी आपकी लंग्स 1.2 लीटर बचा लेंगी। वो पूरा 3 लीटर अगर लिया है तो 3 लीटर बाहर नहीं छोड़ेंगी, इट विल सेव 1.2 लीटर ताकि कोलैप्सिंग से बच पाओ। एंड हेंस दिस एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो उसने सेव किया है, जब उसने मैक्सिमम एक्सहेलेशन कर दी, उस समय जो वॉल्यूम ऑफ गैस अभी भी लंग्स में प्रेजेंट है इज कॉल्ड एज योर रेजिड्यूअल वॉल्यूम। और इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम चोक कर सकते हैं और हम मर सकते हैं। इसलिए हम पूरी की पूरी हवा बाहर नहीं निकालते, हम कुछ अमाउंट में जो हवा है उसको अंदर रख लेते हैं। देखो पेपर में अब यही 3 लीटर और 1.2 लीटर मत लिखा ना, ये आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था कि अगर 3 लीटर लिया तो आप पूरा 3 लीटर एक्सहेल नहीं करोगे, 1.2 लीटर बचा लोगे। वो जो बचाया हुआ 1.2 लीटर है आपकी लंग्स का, वो आपका रेजिड्यूअल वॉल्यूम कहलाएगा। मतलब जब तुमने पूरी एक्सहेलेशन कर दी उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच गई इज कॉल्ड एज रेजिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या है, तो आपको इसकी एक डेफिनेशन और बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। अब बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, दैट इज लंग्स के जो इनर पोर्शन होता है। यहाँ डायग्राम रेफर करेंगे, लंग्स के इनर पोर्शन के अंदर ना सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया हमने पिछले वाले पोर्शन में जब हम विलाय पढ़ रहे थे वैसा ही सीलिया होता है। इट इज हेयर लाइक प्रोजेक्शन, बालों जैसा ऐसा छोटा छोटा सा प्रोजेक्शन होता है लंग्स के अंदर की पोर्शन में। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू रिमूव माइक्रोब्स एंड डेब्रिस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लंग। कोई भी इंफेक्शन, कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई भी धूल मिट्टी उस हेयर के बाद भी, नाक के हेयर के बाद भी अंदर अगर पहुंच रही है, इसका काम होता है उसको रिमूव करना।
ठीक है, ताकि आपके ब्लड में ना ये जा सके। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये होता है, इसको कहते हैं सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम कहते हैं कि स्मोकिंग करने वालों को लंग कैंसर हो जाता है या उन्हें कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसका रीजन यही है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये एक हेल्दी सीलिया है, बट ये सीलिया है ब्लैक कलर का हो गया और ये थोड़ा सा मुरझा सा भी गया है, बिकॉज ये स्मोकिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। तो जब ये परमानेंटली डैमेज हो जाता है तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, या फिर एक्सट्रीम केस में लंग कैंसर भी कॉज हो जाता है। तो स्मोकिंग करने वाले लोगों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका सीलिया डैमेज हो जाता है। तो यही था रेस्पिरेशन वाले पोर्शन के अंदर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट सी को मैं लेकर आऊंगी आपके लिए, जिसके अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम प्लांट्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम उसको ह्यूमन बींग्स, जहां पे हम ह्यूमन हार्ट को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम। एंड थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।